हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2022 के टॉपर से। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु जी। और इन्होंने अभी रिसेंट एग्जामिनेशन के अंदर मैनेजमेंट में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर लिया है। 192 मार्क्स का अमेजिंग स्कोर इन्होंने अकम्प्लिश किया है। सबसे पहले तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट हिमांशु, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया इतने अच्छे स्कोर के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हिमांशु जी ने एमबीए भी अभी कंप्लीट किया है और अभी इनका जो जेआरएफ है उसका गोल भी अकम्प्लिश हो चुका है। तो अब आगे तो अपना ये गोल अकम्प्लिश करेंगे। फिलहाल हम इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है कब से स्टार्ट करी थी, क्या स्ट्रेटेजी रही थी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हिमांशु जी। सर बेसिकली मेरा प्रिपरेशन लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था 2021 में, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं फुल फोकस होकर प्रैक्टिस तैयारी नहीं कर पाया। पर इस साल मैंने जनवरी से मैंने मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी की और मेरा जेआरएफ हो गया। ओके। तो आपको क्या लगता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट जो है उसे कितना टाइम देना चाहिए, कितने महीने लगने चाहिए इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए? आई थिंक अगर कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है तो 3 to 4 मंथ वुड बी इनफ। इफ मतलब ओके। वो अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज अच्छे से कर रहा है तो इतना इनफ है। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस तो बहुत जरूरी ही है। और साथ ही आप यस सर। एमबीए भी कर रहे थे और प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे थे, तो इसमें कोई चैलेंज तो नहीं आता था आपको कि क्लासेस और वहां पे भी लगानी है, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है? कई बार थोड़ा सा ये नहीं होता था, अरे इतना सब करना पड़ रहा है, कैसे होगा? कैसे मैनेज करते थे वो सब चीजों को आप? एक्चुअली सर, मतलब जहाँ से मैं पढ़ रहा था बीएचयू से, तो वहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन हो गए थे। तो हाँ ऑनलाइन हाँ। के एस वी नो एडवांटेजेस भी होते हैं। तो मैंने हाँ। उस एडवांटेज का फायदा लिया। तो मतलब मैंने ज़्यादा फोकस नेट पे किया। एमबीए को मैंने सेकेंडरी मान लिया और ओके। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही थे। तो मैंने लगा कि मतलब अगर नेट को ज़्यादा टाइम दें तो एमबीए हम्म। ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो मेरा ऑन स्ट्रेटेजी एन रहा। एवरेज आप डेली बेसिस पे कितना टाइम निकाल लेते थे? जैसे सुबह निकालते थे, शाम को निकालते थे, कैसे आप निकाल लेते थे डेली बेसिस पे टाइम? जैसे सर, मेरा प्राइमरी गोल नेट ही था, तो एमबीए को मैं सेकेंडरी मान चुका था। तो मतलब होल डे मैं देता था और साथ में एमबीए भी करता था। तो ओके। एटलीस्ट 8 आवर्स तो पढ़ ही लेता था। एटलीस्ट 8 आवर्स डेली बेसिस पे निकाल लेते थे। और उस 8 आवर्स में आप बेसिकली किस चीज पे ज्यादा इंफेसाइज करते थे? कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस था, पीवाई क्या उस पे था, रिवीजन पे था, या फिर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीजों पे आपने फोकस किया? बेसिकली मेरा ये टेस्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों साथ ही में चलते थे। मतलब रोज ओके। मैं कुछ न कुछ कहीं पे टेस्ट देता ही था। और हम्म। बेसिक क्लियर करने के लिए मैं नए नए टॉपिक्स भी पढ़ता था। ओके। तो बेसिक्स भी साथ साथ चल रहे थे और आप टेस्टिंग भी अपनी साथ साथ करते रहते थे? ये सर, जैसे ओके हिमांशु मतलब जी आप। मैंने हम्म। हम्म। मैंने पेपर वन के लिए 2019, 2020 और 21 के सारे 80 शिफ्ट के पेपर दिए थे, मतलब पूरे ड्यूरेशन में। तो इससे हम्म। ये हुआ कि मतलब मेरा स्कोर काफी अच्छा है पेपर वन में इस साल। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने सारे शिफ्ट के पेपर दिए तो इतने सारा टाइम भी आपने निकाला, और कभी कभी ऐसा भी डिमोटिवेट भी फील करते थे, अरे यार इसमें तो काफी गलतियां हो गई मेरी इस पेपर में, मेरा होगा भी कि नहीं होगा? ऐसे भी कुछ टाइम्स आपने फेस किए? अ, मैं डीमोटिवेट तभी होता था जब मेरे इजी इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। नहीं तो ओके। मतलब हर मॉक में मेरे अच्छे स्कोर आ ही जाते थे, तो उतना मैं हम्म। डीमोटिवेट नहीं होता था। बस ओके। वहीं पे होता था जहाँ पे मेरे इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या मैं कहीं हाँ। कौन फैक्चुअल चीजें भूल गया, वहाँ पे डिमोटिवेशन होता था। ओके। और आपको क्या लगता है कि जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन देते हैं, टेस्ट को फेस करते हैं, तो एनवायरनमेंट कैसा आपको बदलता हुआ फील होता है वहां पर कि आप अपने कंफर्ट लेवल में एक काम कर रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एग्जाम दे रहे हैं? तो उसमें भी आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? यस सर, डेफिनेटली। मतलब जो मैंने मॉक में प्रैक्टिस किए थे वो काफी अलग थे, और रियल एग्जाम सिनेरियो अलग था। वहाँ पे मतलब सर्वर का इश्यू फेस करना पड़ा था। हम्म। और मतलब जो मैंने मॉक्स दिए थे वहाँ पे लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं था। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स थे सेंटर पे। और मैंने जो ओके। मॉक्स दिए तो मतलब इंग्लिश में ही दिए थे। तो स्क्रॉलिंग हम्म। प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ था। तो यही सब हम्म। इशू था वहाँ पे। तो सर्कमस्टांसेस आपको थोड़े क्या लगता डिफिकल्ट है हो गए कि थे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या चीज ने मदद किया कि आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं करे, आप काम रहे, पेशेंट रहे? कि कई लोग होते हैं कि जैसे ही देखते हैं अरे कुछ इशू आ गया, पैनिक हो जाते हैं, पेपर उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला उस टाइम पे? क्योंकि ये सभी के साथ होता है। आप प्रिपरेशन यस करने के सर। बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चेंज आप फेस करते हैं, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि बदल गया एनवायरनमेंट, कंसंट्रेशन करने में कई बार दिक्कत आती है। तो कैसे आपने अपने आप को कंसंट्रेटेड रखा, कैसे आप काम रहे?
आई थिंक ये जो मैं कर पाया उसके उसके पीछे एक एवर स्टडी का भी आया था, क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज लिया था उसमें भी लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब मैक्सिमम टेस्ट में मैंने देखा क्वेश्चन लेंदी फ्रेम हुए थे। तो मैंने क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ था तो वहाँ पे मेरे जो आंसर मार्किंग थे वो काफी करेक्ट हो गए इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो इसलिए शायद मेरा जेआरएफ हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस मेरे पीछे था। ओके ओके ओके, तो प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि इन्होंने बताया। और प्रैक्टिस के लिए यस आप एक तो पीवाई क्या उसे उसे रेफर करते हैं, तो आपने पीवाई का उसको रेफर किया पेपर 2 के लिए भी? बिल्कुल किया था मैंने, मतलब 18 से लेके 2021 तक मैंने एटलीस्ट 3 टाइम सॉल्व किए थे। उससे पहले 2011 से भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर लास्ट फ्यू ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे, जो पेपर थे, उसको मैंने ज्यादा फोकस किया था। ओके ओके ओके, ठीक है। और हिमांशु जी, आपने ये आपका जैसे आप मेरे को बता रहे थे सेकंड अटेम्प्ट था ये वाला, तो फर्स्ट अटेम्प्ट यस में सर। आपने नेट क्लियर किया था और अब सेकंड में जेआरएफ यस सर। क्लियर किया, तो ऐसी क्या चीज आपने सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा फोकस किया जो आपको नेट से जेआरएफ तक ले गई? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मैं सिस्टमेटिक पढ़ नहीं पाया था। मैं ना तो प्रीवियस से सॉल्व कर पाया था और ना ही मैं प्रैक्टिस के लिए मॉक दिया था। तो मतलब अनसिस्टमेटिक पढ़ाई की थी। तो इस साल मैंने पूरा डिटर्मिनेशन से मैं आया और मतलब हर चीज जो है स्क्रैच से स्टार्ट किया और ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सिस्टमेटिक और प्रिपरेशन पे प्रीवियस फोकस किया। हम्म। यस सर। आई थिंक कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 4 बेसिक पिलर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया, आपको बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए उस एग्जाम के। सेकंड है, आप प्रीवियस जो पेपर्स है उसको आप थ्रोली कवर करना चाहिए। और थर्ड है मॉक प्रैक्टिस। एंड लास्ट इज रिवीजन तो करनी है, करने आपको। ये 4 ओके नहीं करेंगे तो मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके ओके, अगर इन चारों पिलर में से एक भी पिलर कमजोर रहा तो फिर आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। यस सर। ठीक है, और हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि आपकी तरह जेआरएफ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा गोल्डन मंत्र उनके साथ शेयर करना चाहेंगे कि इस चीज को जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे? मैं तो यही कहूंगा, चारों पिलर अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि ओके। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अल्टीमेटली हाँ। आप पढ़ोगे तो आप ही को फायदा होगा फ्यूचर में। तो आप ठीक है, यही 4 पिलर्स फॉलो करो, हो जाना है। तो काफी सारे एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि बस डेट आएगी तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं कि अरे कोई नहीं, पढ़ लेंगे। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे है जिसमें आपको आप खुद डिटरमाइंड रहना है, खुद डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट तरीके से खुद अपनी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे कोई आपको डंडा लगा के पढ़ाएगा नहीं। अगर आपको खुद क्लैरिटी है कि मुझे ये लाइफ में करना है, तो उसके लिए आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, चारों पिलर्स जो हमें हिमांशु ने बताया उन पर वर्क करना है। तो फिर आप अपने गोल को डेफिनेटली अकम्प्लिश कर लेंगे। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना कर पाए, बट अल्टीमेटली आप अकम्प्लिश कर लेंगे। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पेशेंट, और एग्जामिनेशन हॉल में भी जाके घबराना नहीं है। अभी हिमांशु जी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में उनका और एनवायरनमेंट फेमिलियर मिलता, सही मिलता, तो वो अपना स्कोर और आगे ले जाते। तो एग्जामिनेशन हॉल को जब आप फेस करते हैं तो कुछ और इश्यूज भी आपके माइंड में आ सकता है, बट आपको अपने आप को काम रखना है। कोशिश करनी है कि आप जो सारा पेपर है वो अच्छे से पढ़कर अच्छे से अटेम्प्ट करें, पैनिक नहीं होना है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें इनसे हमें जानने को मिली है हिमांशु जी से। और हिमांशु जी, भाई आपने ये वाले गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया, अब आगे लाइफ में क्या गोल आपने अपने लिए सेट किया है? और सर, जेआरएफ के बाद तो पीएचडी करना है। उसके साथ मैं हाँ। यूपीएचएससी के लिए भी तैयारी कर रहा है, मतलब दोनों साथ में ओके चल रहे हैं। ओके ओके लास्ट ओके, चलिए। इस साल मैंने हम्म। जुलाई में एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें हम्म। नहीं हो पाया। तो ओके मैंने लगा हुआ उसमें पीएचडी के लिए। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, हमें होप हमेशा नहीं लूज करनी है। हिमांशु जी ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क करते रहना है। तो अपने फेलियर से जो भी गलती आप कर रहे हैं उनसे हमें सीखते जाना है, और उम्मीद करता हूँ हिमांशु जी सीखते जाएंगे और आगे अपने जो भी फ्यूचर गोल्स है उनको भी ऐसे ही अकम्प्लिश कर लेंगे। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़कर। थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे हिमांशु जी से विदा लेते हैं, आपको मिलवाएंगे और टॉपर से और कुछ बातचीत चलेगी अगले सेशंस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।